दोस्तों, इलेक्शंस रिजल्ट आने के बाद से ही ईवीएम के बारे में तरह तरह की न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि ईवीएम क्या है, ईवीएम कैसे काम करती है, और बाद में हम डिस्कस करेंगे इसकी सिक्योरिटी के बारे में। ये जानेंगे कि क्या वाकई में किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक कर पाना पॉसिबल है या नहीं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं डिकोड विद सौरभ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ईवीएम हैक किए जा सकते हैं या नहीं, इसको लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। देश की अदालतों में इसको लेकर इस वक्त कम से कम 12 केसेस चल रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग हमेशा से कहते आया है कि ये मशीनें हैक नहीं की जा सकती। भारत में लोकसभा इलेक्शन में 16 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होता है और हर ईवीएम मैक्सिमम 2000 वोट दर्ज करती है। ये बैटरी से चलती है, यानी जहां बिजली ना हो वहां भी ये काम कर सकती है। सन 1989 से पहले हमारे देश में वोटिंग के लिए पेपर बैलेट होते थे। उसमें वोटर एक कागज पर अपनी पसंद की पार्टी पर निशान लगाता था। इस तरह सबकी पसंदें एक बैलेट बॉक्स में बंद हो जाती थी और बाद में वोटों की गिनती के वक्त सबके सामने इसे अनाउंस किया जाता था। चुनाव आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 90 करोड़ 87 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं इस वक्त। इनसे जब इलेक्शंस में बैलेट पेपर के थ्रू वोट डलवाए जाते हैं तो करोड़ों बैलेट पेपर की जरूरत पड़ती है। लाखों पेड़ कटते हैं और हजारों लोग लगते हैं इन वोटों को काउंट करने के लिए। और इंडिया, जहां हर थोड़े दिनों पर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, वहां ये प्रोसेस काफी जटिल हो जाता है। तो ऐसे में हमें जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, जिससे अगर काउंटिंग हो तो वो एक्यूरेट हो और बहुत कम टाइम लगे, और अगर हो सके तो थोड़ा खर्चा भी बच जाए। और इसी को लेकर डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। पहली बार 1982 में केरला में कुछ पोलिंग बूथ पर इसका इस्तेमाल हुआ और बाद में चलकर कुछ कुछ जगहों पर इसकी टेस्टिंग होती गई। और 1999 में गोवा के असेंबली इलेक्शन में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से किया गया। फिर लगातार ईवीएम मशीनें कुछ कुछ जगहों पर यूज होती गई, लेकिन धीरे धीरे इस पर सवाल उठने लगी थी कि इसमें कुछ खामियां हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो 2014 के नेशनल इलेक्शंस में ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी ऐड कर दिया गया। अब ये वीवीपैट क्या होता है? एक्चुअली वीवीपैट मींस वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। देखिए, जब आप वीवीपैट यूज नहीं करते थे तो आप ईवीएम में बटन दबाते थे, लाइट जलती थी और आप विश्वास करके चले आते थे कि आप जिसको वोट देना चाहते थे उसी को वोट पड़ा है। लेकिन वीवीपैट को ऐड करने से ये हुआ कि अब ईवीएम मशीन के बगल में एक वीवीपैट मशीन को भी रखा जाता है। और जब आप ईवीएम मशीन में बटन दबाते हैं तो वीवीपैट में एक पर्ची दिखती है जिसमें आपने जिसको वोट दिया है उसका नाम मेंशन होता है। वीवीपैट से ट्रांसपेरेंसी तो मिलती ही है, साथ में डबल वेरिफिकेशन भी हो जाता है। आप दोनों मशीनों में वोट काउंट कर सकते हो कि वोट सेम डले हैं। तो वीवीपैट के ऐड होने से टोटल 3 मशीनें हो गई। एक बैलेट यूनिट, ये वो यूनिट है जिसमें आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को बटन दबाकर वोट देते हो। दूसरी हो गई वीवीपैट, जिसमें आप वेरीफाई करते हो अपने वोट का। और तीसरी यूनिट हो गई कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट वहां के ऑफिसर के पास होता है जिसमें तीनों मशीनों की प्रोग्रामिंग और डेटा जमा होता है। जब कोई वोट देने आता है तो ऑफिसर उधर से कंट्रोल यूनिट में एक बटन दबाता है जिससे आपके मशीन में ग्रीन लाइट जलती है और आप वोट डाल पाते हो। इससे ये भी फायदा है कि कोई वोटर अपने फेवरेट कैंडिडेट को 10-12 बार बटन दबाकर वोट ना कर दे। ये तीनों मशीनें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। इसके अलावा और कोई मशीन इसमें हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको स्टैंड एलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई इंटरनेट, ना कोई वाईफाई, ब्लूटूथ और ना कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर होती है, ताकि कोई दूर बैठकर इसे हैक ना कर सके। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये बनाई जाती है 2 जगहों पर। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बेस्ड है बेंगलुरु में। दूसरा है ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बेस्ड है हैदराबाद में। ये पूरी तरह से इंडियन डेवलप्ड प्रोडक्ट है। इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम और टेम्पर
डिटेक्शन प्रोग्राम है। मतलब किसी भी स्टेज पर इससे कोई भी छेड़छाड़ करता है तो वो पकड़ में आ जाएगा। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी लगातार नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते रहे। इसकी शुरुआत सबसे पहले साल 2009 में हुई थी, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। और उसके बाद कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची जिसने ईवीएम पर कभी न कभी उंगली ना उठाई हो। और साल 2014 में तो पूरा का पूरा ओपोजिशन ही ईवीएम के खिलाफ था। आपने आए दिन ईवीएम पर नेताओं के बयान और न्यूज के डिबेट्स देखी होंगी, लेकिन मैं उस केस को डिस्कस करूंगा जो हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। जब 9 मई 2017 को एक बहुत बड़े पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली असेंबली में मशीन लगाई और पूरे देश के सामने ये डेमो दिया कि ईवीएम मशीनें कैसे हैक हो सकती। मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। देखिए, वो जो डेमो दिखाया गया था वो ओरिजिनल मशीन पर नहीं दिखाया गया था, उसकी कॉपी पर दिखाया गया था। अगर मैं आपसे कहूं कि एसबीआई की जो इंटरनेट बैंकिंग है वो खराब है, वो हैक हो सकती है, और अगले दिन मैं अपने बनाए गए वेबसाइट को हैक करके दिखाऊं, तो इससे कुछ साबित नहीं होता है। एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग खराब है, अगर मुझे ये साबित करनी है तो मैं एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग को हैक करके दिखाऊंगा, तब लोगों में विश्वास आएगा। चूंकि ये लाइव टेलीविजन पर चला और इसे पूरे देश ने देखा, तो इलेक्शन कमीशन ने 3 जून 2017 को हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज किया कि जो लोग कह रहे हैं कि ये हैक हो सकती है, वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुलाकर लाएं और इसे हैक करके दिखाएं। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, और वो इसलिए भी नहीं आई क्योंकि अगर वो जाती और हैक नहीं कर पाती तो पूरे देश में इसकी बदनामी होती। अब देखिए, जो पार्टी हार जाती है वो हल्ला करने लगती है कि ये मशीनें हैक हो गई है, और वही सेम पार्टी जिस जगह से जीती होती है वहां वो चुप रहती है। आज तक एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जो कभी न कभी ईवीएम को क्रिटिसाइज ना किया हो, और आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो जीतने के बाद एक शब्द भी ईवीएम के खिलाफ बोला हो। 21 जनवरी 2019 को एक अमेरिकन साइबर एक्सपर्ट और हैकर सैयद शुजा पाशा ने यह दावा किया था कि 2014 के आम चुनाव में ईवीएम हैक की गई थी। मैं आपको बता दूं कि शुजा उसी टीम की सदस्य रही हैं जिसने भारत की ईवीएम को डिजाइन किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी हैकर सैयद शुजा पाशा ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैक किया जा सकता है। बल्कि लंदन में ईवीएम हैकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया गया है कि 2014 में हुए चुनाव ईवीएम हैक करके हुए थे, यानी 2014 के चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था। लंदन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बोली गई थी, जिसमें सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी इसमें मिलीभगत बताई गई थी। लेकिन सैयद शुजा पाशा ने इसके लिए कोई भी प्रूफ और एविडेंस नहीं दे पाई। कुछ सालों पहले ईवीएम की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें कई सारे एक्सपर्ट ने ये सोचा कि इसे कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने ये बताया कि इसके 2 तरीके हो सकते हैं, यानी मेनली 2 तरीकों से ये क्रैक किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि इस मशीन की डिस्प्ले चेंज कर दिया जाए तो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं पहचान पाएगा कि अंतर क्या है। अंतर ये होगा कि जो नया डिस्प्ले लगाया जाएगा उसके नीचे एक ब्लूटूथ डिवाइस होगा, जिससे हम मनचाहा स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है उसमें हम ईवीएम की स्टोरेज ही चेंज कर दें, इसमें जो पहले से वोट सेव होगा वो बदला जा सकता है। लेकिन इन दोनों तरीकों के लिए मशीन का एक्सेस होना जरूरी है, जो कि इम्पॉसिबल है जब तक कि पूरी सिस्टम की मिली भगत ना हो। लेकिन मैं भी यही बोलूंगा कि आज के समय में ईवीएम के साथ टेम्परिंग करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ लोग कहते हैं कि कागज के पेपर बैलेट बहुत महंगे होते हैं, इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी झूठ है कि पेपर बैलेट में बहुत ज्यादा कागज लगता है। एक्चुअली 5 साल में बैलेट में जितना कागज लगता है उतना हम एक दिन में अखबार छापने में खर्च कर देते हैं।
ईवीएम की वोटों की गिनती 3 से 5 घंटों में हो जाती है, जबकि पेपर बैलेट में 40 से 50 घंटे लग जाते हैं और पेपर बैलेट में मिस्टेक्स होने की भी ज्यादा चांसेस होती हैं। और कई लोग ये तर्क देते हैं कि जब यूएसए और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करती है तो हम क्यों करते हैं। एक्चुअली वहां पर वोटरों की संख्या बहुत कम है, भारत की तरह वोटरों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, इसलिए वहां पर काउंटिंग करना बहुत आसान होता है। देखिए, जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती हैं वो लोगों में बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, लेकिन उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बिना फैक्ट और प्रूफ के विश्वास करना नुकसानदेह होता है। देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन तब तक अपने मन पर डाउट नहीं देना है जब तक सामने वाला कोई लॉजिक या प्रूफ ना रखे। जो भी अगर आपसे बोलता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, आप उससे बोलो कि आप चुनाव आयोग जाइए, वहां पर ईवीएम को हैक करके दिखाइए और पूरे देश के लिए हीरो बन जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।